The following are the statements regarding the development and maintenance of anterior and posterior compartments in each segment of Drosophila. Expression of wingless and engrade is activated by pair rule genes. Continued expression of wingless and engrade is maintained by interaction between the cells expressing engrade and wingless proteins. Hedgehog is expressed in wingless expressing cells and forms short range gradient. Hedgehog is a transcription factor. Engrade is a secretory factor and binds with the patched receptor of wingless expressing cells. Which one of the following combinations of above statements is correct? First, C and E. Second, C, D and E. Third, D and E. फोर्थ, A and B. दोस्तों, अगर आप देना चाहते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए. Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रोसोफिला के अंदर सेगमेंटेशन जीन्स की. अपने पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी ड्रोसोफिला के डेवलपमेंटल बायोलॉजी की. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक जाकर के नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करके जरूर वो वीडियोस देखिए, या फिर आई बटन पे भी लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं. फिलहाल आज बात करते हैं सेगमेंटेशन जीन्स की, और इन्हीं में से मैंने आपसे पूछा है CSIR नेट का एक क्वेश्चन जो दिसंबर 2015 में CSIR नेट में पूछा गया था. अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप उस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे. दोस्तों, ड्रोसोफिला के अंदर सेल फेट कमिटमेंट मेनली दो स्टेप में होता है. पहला होता है स्पेसिफिकेशन और दूसरा होता है डिटर्मिनेशन. स्पेसिफिकेशन होता है एक लूज टाइप का कमिटमेंट. लूज टाइप का कमिटमेंट जैसे कि अगर मैं हूं और मुझे खाना खाना है और मैं बोलूंगा कि मैं खाना खाना चाहता हूं, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं खाना ना खाऊं. अभी तक कुछ पक्का प्रॉमिस नहीं है कि मैं खाना खाऊंगा ही खाऊंगा. लेकिन दूसरा होता है डिटर्मिनेशन, मतलब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया हूं, मैंने खाना बना लिया है और अब मुझे वो खाना खाना ही है. तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है. स्पेसिफिकेशन एक लूज टाइप का कमिटमेंट होता है, सेल हल्का फुल्का कमिट करती है या सोचती है कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू बनाना है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो डिटरमाइन नहीं होती है. दूसरा डिटर्मिनेशन, जब सेल पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाती है कि जो टिश्यू उसको बनाना है वो उसी टिश्यू को बनाएगी, कोई और टिश्यू नहीं बनाएगी. इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेशन. तो इन दोनों प्रोसेसेस को सेल स्पेसिफिकेशन से सेल डिटर्मिनेशन तक का जो पूरा रास्ता है, ये कवर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ड्रोसोफिला को सेगमेंटेशन जीन्स की. सेगमेंटेशन जीन्स ही ड्रोसोफिला के स्पेसिफिकेशन से डिटर्मिनेशन तक की जर्नी को कवर करवाते हैं. तो ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो में अगर ये सेगमेंटेशन जीन्स नहीं होंगे या फिर किसी म्यूटेशन की वजह से ये सेगमेंटेशन जीन इनहिबिट हो जाएंगे तो ड्रोसोफिला के अंदर कुछ सेगमेंट्स नहीं बनेंगे, कुछ सेगमेंट्स होंगे ही नहीं, जिसकी वजह से ये ड्रोसोफिला एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ड्रोसोफिला के अंदर मेनली 14 पैरा सेगमेंट्स बनते हैं. पैरा सेगमेंट्स सेगमेंट्स से अलग होते हैं. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ड्रोसोफिला की बॉडी में टोटल 14 सेगमेंट्स हैं, लेकिन इसके नीचे हमने दिखाए गए हैं टोटल 14 पैरा सेगमेंट्स. ये पैरा सेगमेंट्स दो सेगमेंट्स के बीच में आ रहे हैं. इसी फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे कुछ कंपार्टमेंट्स. इस पैरा सेगमेंट का एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है और इसी पैरा सेगमेंट का एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है. तो इसी तरीके से जितने भी पैरा सेगमेंट्स हैं उन सब के पोस्टीरियर और एंटीरियर कंपार्टमेंट्स हैं. ध्यान से इस वर्ड को समझिए. मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूं कंपार्टमेंट. ऐसा ही एक वर्ड आपको CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन में मिलेगा. आप सर्च करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस में तो वहां पर क्वेश्चन कंपार्टमेंट से पूछा हुआ है. इसी फिगर में अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो नीचे आपको लिखा हुआ दिखता है FTZ पॉजिटिव. ये दिखा रहा है फ्यूशी टराजू जीन. ये एक जीन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, यानी कि इवन नंबर्ड पैरा सेगमेंट्स में. ऑड नंबर्ड पैरा सेगमेंट्स में ये फ्यूशी टराजू जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे. ये सेगमेंटेशन जीन्स मेनली तीन तरह के होते हैं: गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. इन तीनों ही जीन्स के बारे में हमें बात करनी है. गैप जीन्स जिसका एग्जांपल है क्रूपल, और भी गैप जीन्स हैं. क्रूपल इसका एक मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है. और ये क्रूपल जीन मेनली एक्सप्रेस होता है ड्रोसोफिला के फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट में.
ये क्रूपल जीन मेनली एक्सप्रेस होता है ड्रोसोफिला के सेंटर पार्ट में, और अगर ये क्रूपल जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो ड्रोसोफिला की बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो नहीं बनेंगे। ड्रोसोफिला की बॉडी में ये क्रूशियल सेगमेंट्स, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स नहीं बनेंगे, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम बोलते हैं लीथल म्यूटेशन, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं बॉडी के, जब वो ही नहीं बनेंगे तो एम्ब्रियो सर्वाइव कैसे करेगा। तो अल्टीमेटली क्रूपल जीन अगर नहीं होगा तो लीथल म्यूटेशन होगी, एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करेगा। अब गैप जीन के ही प्रोटीन प्रोडक्ट्स पेरूल जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। गैप जीन्स के प्रोटीन प्रोडक्ट्स आपस में दूसरे गैप जीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पेरूल जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। इन पेरूल जीन्स का एक एग्जांपल है फुशी-तराजू जीन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स भी ड्रोसोफिला के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स बेसिकली हर एक सेगमेंट में पोलैरिटी क्रिएट करते हैं। सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स हर एक सेगमेंट में एक्टिव होते हैं और हर एक सेगमेंट का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट डिफाइन करवाते हैं। अगर ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स नहीं होंगे तो इस सेगमेंट का एक पर्टिकुलर पोर्शन नहीं होगा, या तो इसका एंटीरियर हाफ नहीं होगा या इसका पोस्टीरियर हाफ नहीं होगा। और होगा क्या, अगर इस सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की वजह से किसी एक सेगमेंट का हाफ पार्ट नहीं होगा तो दूसरा बचा हुआ हाफ डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि ये वाली म्यूटेशन भी एक तरह से लीथल म्यूटेशन होगी। इसका एक मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है एंग्रेड जीन। एंग्रेड जीन, इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करने वाले हैं। अब गैप जीन्स की अगर हम बात करें तो मेनली 3 मेन गैप जीन्स हैं, हंचबैक, क्रूपल और नर्व। ये 3 गैप जीन्स ड्रोसोफिला एम्ब्रियो की पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। हंचबैक जो ड्रोसोफिला की बॉडी में एंटीरियर हाफ में जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। हंचबैक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए। हंचबैक बॉडी के एंटीरियर पार्ट में सबसे ज्यादा होता है और पोस्टीरियर पार्ट में इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होती है। एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट की तरफ इसका एक स्टीप ग्रेडियंट बन जाता है और पोस्टीरियर पार्ट के लास्ट 1/3 सेगमेंट में, मतलब ड्रोसोफिला एम्ब्रियो के लास्ट 1/3 सेगमेंट में, पोस्टीरियर 1/3 सेगमेंट में इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट निल होती है। ये हंचबैक मेनली एक्टिवेट होता है बाइकॉइड से और इनहिबिट होता है नैनोस से। इसके अलावा ड्रोसोफिला की बॉडी में एक्सप्रेस होता है जायंट जीन। ये जायंट जीन भी एक तरह का गैप जीन है। इस जायंट जीन को बेसिकली ड्रोसोफिला की बॉडी में 2 जगह एक्सप्रेस करवाते हैं। एक बनती है इसकी एंटीरियर स्ट्रिप और दूसरी बनती है इसकी पोस्टीरियर स्ट्रिप। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जायंट जीन 2 जगह एक्सप्रेस हो रहा है। ये जायंट जीन बॉडी के एंटीरियर हाफ में एक्सप्रेस होता है हंचबैक की वजह से। हंचबैक ही इस जायंट को एक्टिवेट करता है, हंचबैक ही इस जायंट को एक्सप्रेस करवाता है, लेकिन सिर्फ बॉडी के एंटीरियर पार्ट में। बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में ये जायंट एक्टिवेट होता है बिकॉज ऑफ कॉडल जीन। जो कॉडल हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये कॉडल जीन की वजह से या कॉडल प्रोटीन की वजह से बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में जायंट जीन एक्सप्रेस होता है। तो जायंट जीन नो डाउट बॉडी के 2 जगह अलग अलग जगह पर एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन एक जगह ये एक्सप्रेस हो रहा है हंचबैक से और दूसरी जगह ये एक्सप्रेस हो रहा है कॉडल से। इसके अलावा जो बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है क्रूपल, ये क्रूपल इस बॉडी के सेंटर पार्ट में एक्सप्रेस हो रहा है। ये क्रूपल बेसिकली एक्सप्रेस होता है जब हंचबैक की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे क्रूपल जीन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, लेकिन ये क्रूपल बॉडी के सेंटर पार्ट में ही लोकेटेड है, क्योंकि क्रूपल के ठीक पीछे पोस्टीरियर एंड की तरफ एक्सप्रेस होता है नर्व जीन। ये नर्व जीन एक्सप्रेस होता है जहां पर हंचबैक की कंसंट्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ये नर्व जीन क्रूपल को अपनी तरफ एक्सप्रेस नहीं होने देता। ये नर्व जीन क्रूपल को इनहिबिट करके रखता है कि आपकी यही डेडलाइन है, यही बाउंड्री लाइन है, आपको इसके आगे एक्सप्रेस नहीं होना है। अब दोस्तों, एक बार ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स का थोड़ा सा ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो गया, ये खुद ही एक दूसरे को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसमें इंटर रेगुलेशन चलती है, एक जीन दूसरे जीन को रेगुलेट कर रहा है और ये दूसरा जीन पहले जीन को रेगुलेट कर रहा है। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं क्रूपल का। क्रूपल बॉडी के सेंटर पार्ट में एक्सप्रेस हो रहा है। ये क्रूपल वहीं पर एक्सप्रेस होगा जहां पर हंचबैक की कंसंट्रेशन कम होगी। दैट सिंपली मींस कि हंचबैक क्रूपल को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। हंचबैक क्रूपल को उसकी बाउंड्री लाइन बता रहा है कि इसके आगे आप एक्सप्रेस नहीं हो सकते। उल्टा क्रूपल हंचबैक को रेगुलेट कर रहा है। क्रूपल हंचबैक को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। जहां पर क्रूपल एक्सप्रेस हो रहा है वहां पर
हंचबैक की कंसंट्रेशन भी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे रहेगी। ऐसा नहीं है कि क्रूपल एक्सप्रेस हो रहा है तो होता रहे, लेकिन हंचबैक अपनी कंसंट्रेशन किसी भी तरीके से बढ़ा सकता है। क्रूपल भी हंचबैक को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से क्रूपल नर्व को भी रेगुलेट कर रहा है। जैसे नर्व क्रूपल को उसकी बाउंड्री लाइन बता रहा है कि इसके आगे आपको एक्सप्रेस नहीं होना है, बिल्कुल वैसे ही क्रूपल भी नर्व को उसकी बाउंड्री लाइन बता रहा है, बोल रहा है कि आपको इसके पीछे एक्टिवेट नहीं होना है, इसके पीछे एक्सप्रेस नहीं होना है। तो अगर ड्रोसोफिला की बॉडी से हम हंचबैक को डिलीट कर दें तो क्रूपल पर उसका क्या इफेक्ट होगा? अगर हंचबैक ड्रोसोफिला की बॉडी से खत्म हो जाए तो क्रूपल धीरे धीरे एक्सप्रेस होता हुआ ड्रोसोफिला के एंटीरियर एंड तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर हम ड्रोसोफिला की बॉडी से क्रूपल को खत्म कर दें तो नर्व एक्सप्रेस होता हुआ एंटीरियर एंड की तरफ जाएगा और हंचबैक एक्सप्रेस होता हुआ पोस्टीरियर एंड की तरफ आएगा। इस तरीके से ये सारे प्रोटीन्स एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रोसोफिला की बॉडी में हर प्रोटीन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर प्रोटीन की अपनी जरूरत है। दोस्तों, अगर हम बात करें पेयर रूल जीन्स की, तो ड्रोसोफिला के डिवीजन साइकिल में 13th डिवीजन के बाद सेगमेंटेशन पैटर्न दिखना शुरू होता है। और ये सेगमेंटेशन पैटर्न तभी दिखता है जब ड्रोसोफिला की बॉडी में पेयर रूल जीन्स एक्सप्रेस होने शुरू होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ड्रोसोफिला की बॉडी में एक पर्टिकुलर बैंड है जिसमें पेयर रूल जीन एक्सप्रेस होंगे, और इसी के ठीक साइड में एक और बैंड है जहां पर पेयर रूल जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। फिगर में आप ध्यान से देख सकते हैं एक तरह की जेब्रा स्ट्रिप्स बन गई हैं। एक स्ट्रिप है, उसके आगे जो स्ट्रिप है उसका कलर लाइट है, फिर डार्क कलर स्ट्रिप है, फिर लाइट कलर स्ट्रिप है। तो जहां पर डार्क कलर स्ट्रिप है वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये पेयर रूल जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर पेयर रूल जीन एक्सप्रेस होगा तो डार्क कलर स्ट्रिप बन जाएगी, उसी के साइड में एक पूरा बैंड आया, वहां पर पेयर रूल जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, फिर उसके साइड में एक और बैंड आया, वहां पर पेयर रूल जीन को एक्सप्रेस करवा दिया। तो इसकी वजह से लगातार डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स का अल्टरनेटिव सेगमेंट बन गया और ये एक जेब्रा लाइक सेगमेंटेशन पैटर्न दे रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हैं वो मेजर जीन्स जो ड्रोसोफिला के सेगमेंटेशन पैटर्न को इफेक्ट कर रहे हैं। ड्रोसोफिला में गैप जीन्स होते हैं जैसे कि क्रूपल, नर्व, हंचबैक, जायंट, टेललेस, हगमीन, बटन हेड, एम्प्टी स्पेरिकल्स, ऑर्थोडेंटिकल। ये गैप जीन्स ड्रोसोफिला के सेगमेंटेशन पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा 3 पेयर रूल जीन्स हैं, प्राइमरी पेयर रूल जीन्स, जैसे कि हेरी, इवन स्किप्ड और रंट। ये तीनों प्राइमरी पेयर रूल जीन्स भी ड्रोसोफिला के सेगमेंटेशन पैटर्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, ये तीनों प्राइमरी पेयर रूल जीन्स, हेरी जीन, इवन स्किप्ड जीन और रंट जीन, ये तीनों ही जीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के अंदर, ड्रोसोफिला की बॉडी के अंदर एक पीरियोडिक पैटर्न बनाने के लिए, पीरियोडिक पैटर्न की फॉर्मेशन के लिए। और बेसिकली ये जो प्राइमरी पेयर रूल जीन्स हैं ये कंट्रोल होते हैं वाया गैप जीन्स। गैप जीन्स ही डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में पेयर रूल जीन को एक्सप्रेस होना है या फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में पेयर रूल जीन को रिप्रेस होना है। तो किस सेगमेंट में ये पेयर रूल जीन एक्सप्रेस होगा और किस में रिप्रेस होगा, इसको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं गैप जीन्स। अगर हम इवन स्किप जीन्स की बात करें जो बेसिकली एक तरह के प्राइमरी पेयर रूल जीन्स हैं, तो यहाँ पर 4 मेन स्ट्रिप्स दिखाई हैं, स्ट्रिप नंबर 2, 3, 4 एंड 5, which are representing the strips for enhancers of these primary pair rule genes। अब ये जो पेयर रूल जीन की स्ट्रिप्स दिखाई हैं, इनके एनहेंसर्स की स्ट्रिप्स दिखाई हैं, ये किससे कंट्रोल हो रही हैं? गैप जीन से। गैप जीन्स कौन कौन से थे? क्रूपल, नर्व, जायंट, है ना। तो ये वाले जीन्स जो हैं ये इनके एनहेंसर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से इस फिगर में, जो स्टेप नंबर 2 है वो रिप्रेस हो रही है जायंट जीन से और ये स्टेप 2 रिप्रेस हो रही है क्रूपल जीन से, लेकिन स्टेप 2 एक्टिवेट हो रही है हंचबैक जीन से। ऐसे ही जो स्टेप 3 है वो रिप्रेस हो रही है हंचबैक से, क्रूपल से। ऐसे ही स्टेप 4 है वो रिप्रेस हो रही है क्रूपल से और नर्व से। और जो स्टेप 5 है वो रिप्रेस हो रही है नर्व से और जायंट से। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 जायंट जीन्स आपने देखे, ये दोनों अलग अलग जायंट्स हैं। एक जायंट जो ड्रोसोफिला के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, जो एंटीरियर पार्ट में एक्सप्रेस हो रहा था, और दूसरा जायंट जो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पार्ट में एक्सप्रेस हो रहा था। अब ये प्राइमरी पेयर रूल जीन्स सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स को कंट्रोल करते हैं।
बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। प्राइमरी पेरूल जीन्स खुद एक्टिवेट और इनहिबिट हो रहे हैं गैप जीन्स से, और प्राइमरी पेरूल जीन्स खुद एक्टिवेट कर रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं सेकेंडरी पेरूल जीन्स को। एक सेकेंडरी पेरूल जीन का एग्जांपल है फुशिटराजू, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था। फुशिटराजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है टू फ्यू सेगमेंट्स। अब ये फुशिटराजू जीन या फिर प्रोटीन ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में एक्सप्रेस होता हुआ दिखता है। ड्रोसोफिला के 14 डिवीजन के साथ साथ ये फुशिटराजू इसके प्रोटीन्स पूरी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन जैसे ही फुशिटराजू के एनहेंसर्स प्राइमरी पेरूल जीन्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में ये प्राइमरी पेरूल जीन्स फुशिटराजू के एनहेंसर्स को रिप्रेस कर देता है। तो जब फुशिटराजू के एनहेंसर्स रिप्रेस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर फुशिटराजू नहीं दिखेगा, प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए बॉडी के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं, टोटल 14 सेगमेंट्स, जिसमें से 7 सेगमेंट्स में ये फुशिटराजू एक्सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से 7 डार्क कलर्ड स्ट्रिप्स आपको इस फिगर में दिख रही हैं। और बचे हुए 7 सेगमेंट्स में ये फुशिटराजू रिप्रेस हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिप्स हैं ये लाइट कलर्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की। सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स बेसिकली कुछ प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करवाते हैं, और ये प्रोटीन्स विंगलेस और हेजहॉग प्रोटीन सिंथेसिस के सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विंगलेस और हेजहॉग ये दो प्रोटीन्स हैं। विंगलेस एक पर्टिकुलर सेल की रो एक्सप्रेस करेगी और दूसरी सेल की रो हेजहॉग एक्सप्रेस करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेल विंगलेस भी एक्सप्रेस कर रही है और हेजहॉग भी एक्सप्रेस कर रही है। एक पर्टिकुलर सेल रो जो कि सिर्फ विंगलेस को ही एक्सप्रेस करेगी, दूसरी सेल की रो जो सिर्फ हेजहॉग को ही एक्सप्रेस करेगी। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो हेजहॉग प्रोटीन है ये उन्हीं सेल्स में एक्सप्रेस होता है जिनमें एंग्रेल्ड जीन एक्सप्रेस होता है। ये एंग्रेल्ड जीन मेनली उन्हीं सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं जिनमें इवन स्किप्ड जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, जिनमें फुशिटराजू एक्सप्रेस होता है, जिनमें पेयर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। और ये एंग्रेल्ड जीन उन सेल्स में एक्सप्रेस नहीं होता जिनमें ऑड स्किप्ड जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, जिनमें स्लॉपी पेयर्ड जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, या फिर जिनमें रंट जीन एक्सप्रेस होता है। अच्छा, इसका उल्टा अगर देखें तो एंग्रेल्ड जीन जिन सेल्स में एक्सप्रेस नहीं होता उनमें एक्सप्रेस होता है विंगलेस प्रोटीन। तो विंगलेस प्रोटीन मेनली किन सेल्स में एक्सप्रेस होगा, जिसमें ऑड स्किप्ड जीन्स हैं, जिसमें फुशिटराजू नहीं है, जिसमें इवन स्किप्ड जीन्स नहीं है, उन सेल्स में एक्सप्रेस होता है विंगलेस प्रोटीन। तो दो अलग अलग सेल्स हो गए, एक सेल हो गया जिसमें इवन स्किप्ड जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिसमें फुशिटराजू एक्सप्रेस हो रहा है, उसमें एंग्रेल्ड जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसमें हेजहॉग प्रोटीन बन रहा है। दूसरे सेल्स हो गए जिसमें इवन स्किप्ड जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे, जिसमें फुशिटराजू एक्सप्रेस नहीं हो रहा, जिसमें ऑड स्किप्ड जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, और इनमें विंगलेस प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये दो अलग अलग सेल्स बन चुके हैं जिनमें अलग अलग प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब बेसिकली होता क्या है, वो सेल्स जिनमें से विंगलेस प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, विंगलेस प्रोटीन सेक्रीट होगा, सेक्रीट होकर के ये जाएगा वो दूसरी सेल के पास जो ठीक इसके बगल वाली सेल है उसके पास जाएगा, वो सेल जो हेजहॉग को एक्सप्रेस कर रही है। इस सेल के पास एक रिसेप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिजल्ड रिसेप्टर। ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर इस विंगलेस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के साथ साथ ये एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एंग्रेड की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हेजहॉग प्रोटीन की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। जैसे ही हेजहॉग की एक्सप्रेशन बढ़ती है उसी के साथ साथ हेजहॉग प्रोटीन एक्सप्रेस होगा, हेजहॉग प्रोटीन इस सेल से सिक्रीट होगा, ये जाकर के बाइंड करेगा अपने पड़ोसी सेल जो कि विंगलेस प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही थी। जब हेजहॉग इस प्रोटीन इस सेल के साथ बाइंड करेगा तो फिर से ये एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से विंगलेस प्रोटीन एक्सप्रेस होना शुरू होगा। तो अब आप देखिए एक तरह का रेसिप्रोकल पाथवे बन गया है। वो सेल जो विंगलेस प्रोटीन को सेक्रीट कर रही है वो अपने पड़ोसी सेल हेजहॉग प्रोटीन सेक्रीटिंग सेल को एक्टिवेट कर रही है कि आप हेजहॉग बनाइए, और वो सेल जो हेजहॉग बना रही है वो वापस अपने पहली सेल को एक्टिवेट कर रही है कि आप विंगलेस बनाइए। तो दोस्तों ये थी सेगमेंटेशन जीन्स की कहानी। वापस चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपने वीडियो के शुरू में सुना था। The following are the statements regarding the development and maintenance of anterior and posterior compartments in each segment of Drosophila. Expression of wingless and engrailed is activated by Peyroux genes.
Continued expression of wingless and engrayed is maintained by interaction between the cells expressing engrayed and wingless proteins. Hedgehog is expressed in wingless expressing cells and forms short range gradient. Hedgehog is a transcription factor. Engrayed is a secretory factor and binds with the patch receptor of wingless expressing cells. Which of the following combinations of above statements is correct? C and E, C, D and E, D and E और A and B? दिसंबर 2015 में पूछे गए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं इसका सही आंसर। जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो मैं आपको दूंगा एक लाइक और एक हार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।